सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ कुछ नए कार्य के साथ। और वो नया कार्य है हमारी कार्यपत्रिका 2। वैसे यहाँ कार्यपत्रिका 4 लिखी है, पर इसे हम कार्यपत्रिका 2 ही कहेंगे, क्योंकि कल जो मैंने आपको करवाई थी वह कार्यपत्रिका 1 थी, जो पाठ 5 सबसे अच्छी मिठाई और कविता 6 गांधी जी की हिंसा पर आधारित थी। आज की जो कार्यपत्रिका है हमारी, यह अंधेर नगरी चौपट राजा इस पाठ पर आधारित है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि मैं किस तरह से आपको यह कार्यपत्रिका आपसे हल करवा रही हूँ, और आपको भी फिर इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है। प्रश्न 1 देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला विपत्ति। विपत्ति का अर्थ क्या हुआ, क्या होता है? मुसीबत। वेरी गुड। दूसरा अजीब। अजीब यानी अनोखा। अजीब यानी अनोखा। इसके पश्चात है बच्चों ऐलान। ऐलान यानी घोषणा। ऐलान करना यानी घोषणा करना। फिर विश्राम। विश्राम यानी ये ग जैसा दिख रहा है, पर ये ग नहीं है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज विश्राम, यह विश्राम है। विश्राम यानी आराम। विश्राम यानी आराम। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ लिखिए। यानी कि आपको जो शब्द दिए गए हैं आपको उनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे गुरु। गुरु का विलोम क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, चेला या शिष्य। फिर दूसरा छाव। छाव का उल्टा क्या होगा बच्चों? धूप। फिर नगर का उल्टा क्या होगा बच्चों? महानगर। वेरी गुड। और भोर का उल्टा क्या होगा बच्चों? सांझ। तो ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरह से देखिए, फिर से हम इसे पढ़ते हैं। गुरु का उल्टा क्या होगा? गुरु का विलोम शब्द होगा चेला या शिष्य। छाव का विलोम शब्द होगा धूप। नगर का विलोम शब्द होगा महानगर। भोर का विलोम शब्द होगा सांझ। इसके पश्चात बच्चों प्रश्न 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर अनेक शब्द दिए गए हैं, आपको इन अनेक शब्दों का प्रयोग न करते हुए इनके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आपको वह लिखना है। जैसे पहला भविष्य बताने वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं? ज्योतिषी, क्योंकि भविष्य कौन बताता है? ज्योतिषी बताता है। दूसरा लंबा बंद गले का कोट, क्या कहेंगे हम इसे? बिल्कुल सही, अचकन। फिर तीसरा राजा के आदेश से दंडित व्यक्ति को फांसी देने वाला कर्मचारी कौन होता है? बिल्कुल सही, जल्लाद। तो एक बार पुनः हम इसे पढ़ते हैं। भविष्य बताने वाला कौन? ज्योतिषी। लंबा बंद गले का कोट जो है उसे हम क्या कहते हैं? अचकन। और राजा के आदेश से दंडित व्यक्ति को फांसी देने वाला कर्मचारी जो फांसी देता है उसे क्या कहते हैं हम? जल्लाद। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। इसके पश्चात प्रश्न 4, अर्थ जानकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ब्रैकेट में अगर आप देखें तो और बाहर और बाहर, यह जो शब्द दिए गए हैं इसे हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। तो अब हमें क्या लिखना है? अब हमें अर्थ जानकर वाक्य पूर्ण करना है। हमें ध्यान देना है कि भले यह श्रुति सम है, सुनने में समान है, किंतु यह अर्थ तो अलग दे रहे हैं, तो उस अर्थ के हिसाब से हमें यह वाक्य पूरे करने हैं बच्चों। जैसे मोहन गेंद की डैश भागा, तो मोहन गेंद की ओर भागा या मोहन गेंद की और भागा, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, मोहन गेंद की ओर भागा। फिर दूसरा मोहन डोसा डैश समोसा खाता है, तो क्या आएगा? मोहन डोसा और समोसा खाता है या मोहन डोसा और समोसा खाता है, क्या आएगा? बिल्कुल सही, और। इसके पश्चात है बच्चों दूसरा, मोहन डैश की ओर भाग गया, तो मोहन बाहर की ओर भाग गया या मोहन बाहर की ओर भाग गया, क्या सही है बच्चों?
बिल्कुल सही। मोहन बाहर की ओर भाग गया, तो यह सही है, बाहर की ओर भाग गया। दूसरा है मोहन के आंगन में डैश आ गई, तो मोहन के आंगन में क्या आ गई? बाहर आ गई। ठीक है बच्चों, तो यह श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द है, जब ये आप इसे हल करेंगे, जब भी आप इस तरह का अभ्यास करेंगे, आपको बहुत सावधानी बरतनी है और बहुत ध्यान देना है बच्चों। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो इनके जो अर्थ होंगे वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये श्रुति सम तो होते हैं किंतु यह भिन्न अर्थ देते हैं बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 5, लिंग बदलकर लिखिए। तो अब हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे देवर, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी। और सूता, सूता का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूता जो है वो खुद ही स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? सूत। क्या होगा बच्चों? सूत। तो समझ में आ गया। देवर, चूंकि देवर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी। और सूता, सूता जो है वह स्त्रीलिंग, ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? सूत। अब हमें वचन बदलकर लिखना है बच्चों। परंपरा, परंपरा का बहुवचन क्या होगा? परंपराएं। ये कैसे होगा? यह हमारे वचन बदलों के नियम के अनुसार यदि एक वचन में अंत में आ आता है तो बहुवचन करते समय उसका ए हो जाता है, लेकिन यदि एक वचन वाला जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो वो ए नहीं बल्कि ए हो जाता है, ए। तो जैसे ये परंपरा, तो हम कहते हैं मैंने यह परंपरा निभाई, उसने वो अपनी परंपरा तोड़ी, तो तोड़ी, निभाई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वह शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो यह परंपरा जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है बच्चों। इसीलिए जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो हमारे वचन बदलों के नियम के अनुसार अंत में आ रहा है, इसलिए हम इसके बहुवचन में ए लिखेंगे, और चूंकि यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो हम वहाँ क्या करेंगे? ए करेंगे। तो क्या होगा? यह परंपराएं क्या हो जाएगा? परंपराएं। क्या हो जाएगा फिर ये बहुवचन? परंपरा का बहुवचन परंपराएं। इसी तरह से दूसरा देखिए बच्चों, रास्ता। तो वचन बदलों के नियम के अनुसार जैसे मैंने बताया कि यदि आ है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो अब रास्ता, रास्ता स्वयं पुल्लिंग का बोध करा रहा है, इसलिए अभी हमें यहाँ पे ए लिखने की ज़रूरत नहीं है या बिंदी देने की ज़रूरत नहीं है, यह पुल्लिंग का बोध करा रहा है, तो आ का सीधा सीधा ए हो जाएगा। तो रास्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा फिर? रास्ते। क्या हो जाएगा? रास्ते। उसके पश्चात है बच्चों लकड़ी। तो मैंने यह भी बताया था वचन बदलों के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब एक वचन में स्त्रीलिंग का बोध करा रहा कोई शब्द हो और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो, तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है और यहाँ लग जाता है, इसीलिए लकड़ी का बहुवचन क्या होगा फिर? लकड़ियाँ। उसके पश्चात याद। तो अब यहाँ पर अ है, क्योंकि याद द में कोई मात्रा नहीं है, अर्थात इसमें अ छुपा हुआ है, तो अब इसका जब बहुवचन करेंगे तो क्या कौन सी मात्रा लग जाएगी? ए की मात्रा लग जाएगी। किंतु जब मैंने आपको बताया है कि जब एक वचन में स्त्रीलिंग का बोध कराने वाला शब्द हो तो बहुवचन करते समय ए तो लग ही जाता है, पर साथ में या तो ए लगता है या बिंदी लगती है। तो ये देखिए याद, ये जैसे मुझे उसकी याद आई, उसे मेरी याद नहीं आई, तो ये आई जो शब्द इसका हमने जो इस्तेमाल किया है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो याद शब्द है यह स्त्रीलिंग का बोध कराता है बच्चों। इसीलिए जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो हम क्या करेंगे? यादें पहले लिखेंगे, और चूंकि यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है इसलिए हम यहाँ बिंदी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर? यादें। क्या हो जाएगा बहुवचन? यादें। इसके पश्चात दिए गए प्रश्न 7, दिए गए संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। अब यहाँ पर कुछ संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, हमें उसे शब्द बनाना है इनसे। जैसे स्व, स्व से हमें शब्द बनाना है, तो हम काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे स्वयं, स्वाध्याय, स्वस्थ, है ना, स्वागत, इस तरह से काफ़ी सारे शब्द हम बना सकते हैं। इसी तरह से लह, लह से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? चूल्हा, दूल्हा, है ना, मल्हार, इस तरह से। तो
तो हमें इससे शब्द बनाने हैं बच्चों। इसके पश्चात आधा न और पूरा न, तो इससे हमें शब्द बनाना है। तो हम इससे कौन सा शब्द बनाएंगे? सन्नाटा, मुन्नू, है ना। तो हम इस तरह से शब्द बना सकते हैं। फिर आधा त और पूरा त से हमें कौन सा शब्द बना सकते हैं? हम विपत्ति बना सकते हैं, पत्ता बना सकते हैं, गत्ता बना सकते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं बच्चों। तो आप अपनी मन मर्जी से बनाइए, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कोई अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 8। प्रश्न 8 बहुत ही आसान है और काफ़ी रोचक प्रश्न है। दिए गए चीज़ों यानी पदार्थों को सही मौसम के आगे लिखिए। यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और गर्मी का मौसम दिया है और सर्दी का मौसम दिया है। आपको विभाजित करते हुए लिखना है कि कौन सा शब्द कौन से कॉलम में आएगा, गर्मी के कॉलम में आएगा या सर्दी के कॉलम में आएगा। जैसे लस्सी, लस्सी हम गर्मी में पीते हैं या सर्दी में पीते हैं? बिल्कुल सही, गर्मी में, इसीलिए हम लस्सी को गर्मी के कॉलम में लिखेंगे। उसके पश्चात गुड़, गुड़ हम गर्मी में खाते हैं या सर्दी में खाते हैं? बिल्कुल सही, सर्दी में, इसीलिए गुड़ सर्दी के कॉलम में आएगा। फिर है सूखे मेवे, सूखे मेवे कौन से कॉलम में आएगा? कौन से मौसम में हम सूखे मेवे ज़्यादा खाते हैं, गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में? बिल्कुल सही, सर्दी के मौसम में, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सूखे मेवे। और फिर शिकंजी, शिकंजी यानी एक तरह से यह नींबू का शरबत होता है, नींबू शरबत या नींबू पानी भी आप इसे कह सकते हैं। तो हम यह कब पीते हैं, गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में? बिल्कुल सही, हम इसे पीते हैं गर्मी के मौसम में बच्चों। तो यह है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 2। आपको इस वर्कशीट का अच्छी तरह से लेखना अभ्यास और उच्चारण अभ्यास करना है बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह आज की वर्कशीट काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी रोचक लगी होगी और आपने बहुत ही मन लगाकर इस वीडियो को देखा होगा बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके पश्चात मैं फिर आऊँगी आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।